हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर्टिकल 21 ए जीके प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं पॉलिटी की क्लास नंबर 7। इस क्लास में दोस्तों हम भारतीय संविधान के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उन पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों आप ऑल इंडिया, सेंट्रल एवं स्टेट लेवल किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। संविधान के अनुच्छेद। दोस्तों संविधान में यदि भाग की बात करें तो वर्तमान में कुल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। और यदि अनुच्छेदों की बात करें तो 395 कुल अनुच्छेदों का वर्णन मिलता है। दोस्तों हमारे भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां भी हैं, ये आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 1 में क्या बताया गया है दोस्तों? तो इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, यानी जो भारत है वह स्टेट्स यानी राज्यों का एक समूह है। ऐसा कहां लिखा है? अनुच्छेद 1 में लिखा है। यानी इसमें लिखा गया है कि राज्यों का संघ भारत या इंडिया है। अनुच्छेद 2 में किसकी बात की गई है? नए राज्यों के प्रवेश की, यानी बाहर से कोई राज्य हमारे भारत में प्रवेश करना चाहे तो उसकी क्या विधि होगी, क्या तरीका होगा, उसके संबंध में अनुच्छेद 2 में वर्णन किया गया है। इसका उदाहरण आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। सिक्किम हमारे देश का हिस्सा नहीं था, परंतु दोस्तों यह हमारे भारत में बाहर से प्रवेश इसने लिया और 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा इसको भारत का राज्य बनाया गया। याद रखिएगा दोस्तों। अनुच्छेद 3 में नए राज्य के गठन की बात की है। दोस्तों याद रखिएगा, नए राज्य का प्रवेश और नए राज्य का गठन दोनों अलग अलग चीजें हैं। नए राज्य का प्रवेश यानी नए राज्य का एडमिशन जो है, इसका मतलब है कोई बाहर से किसी अन्य जगह से कोई देश या कोई राज्य हमारे देश में प्रवेश लेना चाहता है तो उसका वर्णन आपको अनुच्छेद 2 में मिलेगा। लेकिन भारत के अंदर राज्यों से किसी नए राज्य का गठन होता है, यानी कोई राज्य है जैसे उत्तर प्रदेश है हमारा, तो उत्तर प्रदेश से हम एक नया राज्य क्या बना? उत्तराखंड बना। तो इसका वर्णन अनुच्छेद 3 में मिलता है। उदाहरण के लिए तेलंगाना को ले लीजिए। भारत का सबसे नवीनतम राज्य कौन सा है? तेलंगाना है। यह कब बना था दोस्तों? यह 2014 में बना था। 1 जून 2014 को बना था। याद रखिएगा दोस्तों, तारीख में थोड़ा कंफ्यूजन है लेकिन सन ठीक है। अनुच्छेद 5 की बात करें तो इसमें संविधान के प्रारंभ में नागरिकता के बारे में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 6 की बात करें तो इसमें पाकिस्तान से जो भारत आए नागरिक हैं उनकी नागरिकता का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 9 में स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई भारत का नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण करता है तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो वह दोस्तों अनुच्छेद है अनुच्छेद 9। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 11 की। नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद के पास होगा, यह अनुच्छेद 11 में लिखा गया है। वहीं अनुच्छेद 13 की बात करें तो संसद के कानून जो मौलिक अधिकार के असंगत हैं तो न्यायालय इस कानून को समाप्त कर सकता है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन जाता है कि बताइए किस अनुच्छेद के तहत यह बात कही गई है कि मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर या मौलिक अधिकारों के हनन होने पर संसद द्वारा बनाए गए कानून को न्यायालय समाप्त कर सकता है। तो दोस्तों वह है अनुच्छेद 13। याद रखिएगा। अनुच्छेद 14 की बात करें तो विधि के समक्ष समता की बात कहां की गई है? अनुच्छेद 14 में की है। और विधि के शासन की बात भी अनुच्छेद 14 में की गई है। अनुच्छेद 15 ए में बताया गया है कि धर्म, जाति, लिंग, वंश और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसा किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 15(1) में बताया गया है। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी आरक्षण की बात कहां की गई है? अनुच्छेद 16 में की गई है। अनुच्छेद 17 की बात करें तो यहां अस्पृश्यता का यानी छुआछूत के अंत की बात कहां हुई है? दोस्तों अनुच्छेद 17 में हुई है। याद रखिएगा।
अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। क्या दोस्तों, उपाधियों का अंत कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 18 में। क्या होता था पहले? क्या होता था प्राचीन काल में ब्रिटिश भारत में क्या होता था? उपाधियां दी जाती थी। महाराजा की उपाधि जैसे दे दी गई, राजा की उपाधि दे दी गई। इन उपाधियों का अंत कहाँ मिलता है दोस्तों? अनुच्छेद 18 में मिलता है। इसमें दोस्तों एक अपवाद भी है, शिक्षा व सेना में आज भी उपाधियां प्रदान की जाती हैं, याद रखिएगा। अनुच्छेद 19(1) का ए, विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कहां की गई है? अनुच्छेद 19(1) के ए में की गई है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 20 यानी अनुच्छेद 20 में दोष सिद्धि से संरक्षण के बारे में कहा गया है, और इसमें कहा गया है कि एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जाएगा। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? यदि आपने कोई अपराध किया है और उसके लिए आपको दंड मिल चुका है तो आप उसी अपराध के लिए आपको दोबारा दंड नहीं दिया जाएगा। स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, इसमें भी यह बात भी इसी अनुच्छेद में कही गई है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 21A क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 21A में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है, निजता का अधिकार प्रदान किया गया है, सोने का अधिकार प्रदान किया गया है। संविधान का सबसे बड़ा अनुच्छेद भी कौन सा है? अनुच्छेद 21 है। यानी जितने भी आपको अधिकार है, सोने का, चलने का, निजता का, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये सभी अनुच्छेद 21 में आपको मिल जाएंगे, और इसीलिए दोस्तों यह संविधान का सबसे बड़ा अनुच्छेद भी बन जाता है। निजता से संबंधित जो अधिकार है दोस्तों, इसका एक केस था। कौन सा केस था? जो आधार कार्ड से संबंधित था। बताइए, आप हमको जल्दी कमेंट करके बताइए दोस्तों, वह केस कौन सा था? पुट्टा स्वामी केस। कौन सा था? पुट्टा स्वामी केस था, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि निजता का अधिकार एक क्या है? फंडामेंटल राइट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 21A, इसी अनुच्छेद पर दोस्तों आपका यह चैनल बनाया गया है। अनुच्छेद 21A क्या है? 86वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों? 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, परीक्षा वाले इसको बहुत पूछते हैं। इसमें क्या है? शिक्षा का अधिकार एक फंडामेंटल राइट है, यह इसमें कहा गया है। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? मानव दुर्व्यवहार और बलात्श्रम, क्या साथियों? बलात्श्रम यानी बलपूर्वक किसी से श्रम करवाना निषेध है। मानव के साथ दुर्व्यवहार करना या बलपूर्वक श्रम करवाना, मजदूरी करवाना क्या है? निषेध है। और अनुच्छेद 23 में मानव अंगों की तस्करी पर भी रोक लगाई गई है। अनुच्छेद 24 क्या कहता है? कारखानों में 0 से 14 वर्ष के बच्चों के नियोजन पर रोक है, यानी 0 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको आप कारखाने में कार्य के लिए नहीं लगा सकते, ऐसा इसमें कहा गया है। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी कोई भी धर्म मानो या ना मानो, इसके लिए आप क्या हो? स्वतंत्र हो। अंतःकरण की स्वतंत्रता किसमें बताई गई है? अनुच्छेद 25 में बताई गई है। आपसे क्वेश्चन सीधा सा पूछ लेगा कि बताइए अंतःकरण की स्वतंत्रता की बात किस अनुच्छेद में कही गई है? तो किस अनुच्छेद में कही गई है? अनुच्छेद 25 में कही गई है। अनुच्छेद 27 की बात करें, किसी भी धर्म की वृद्धि के लिए टैक्स नहीं लगेगा, यानी किसी धर्म का प्रचार प्रसार यदि कोई कर रहा है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। दोस्तों टैक्स और फीस में एक फर्क होता है, फीस लग सकती है ऐसी बात भी कही गई है। टैक्स क्या होता है दोस्तों? जैसे कि आपने एक जजिया कर के बारे में पढ़ा होगा हिस्ट्री वगैरह में, तो वो होता है टैक्स। और फीस का मतलब होता है, फीस क्यों लग सकती है दोस्तों? जैसे आप मंदिर गए, वहां पर आपने नारियल खरीदा। क्या खरीदा? नारियल खरीदा। तो इस नारियल का जो आप पैसा पे कर रहे हैं वह फीस है, वह कर नहीं है, याद रखिएगा। तो फीस लग सकती है परंतु टैक्स नहीं लगेगा। अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किया जाएगा। अल्पसंख्यक में कौन कौन सम्मिलित है दोस्तों? मुस्लिम वर्ग है, सिख, ईसाई और पारसी, ये सभी अल्पसंख्यक वर्ग में सम्मिलित हैं। अनुच्छेद 30 क्या कहता है? अल्पसंख्यक अपने शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। आपसे पूछ लेता है परीक्षा वाला कि बताइए
किस अनुच्छेद के तहत अल्पसंख्यक अपने शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं? तो वह है अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 32 क्या कहता है? संविधान की आत्मा। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा है? बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा है। किसने? बाबा साहब अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा है? तो अनुच्छेद 32 को कहा है। अनुच्छेद 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, यानी माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है, यह 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। क्या दोस्तों? 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा कहा है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 33, सैन्य बलों के मौलिक अधिकारों को सीमित करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास होगा। अनुच्छेद 34, मार्शल लॉ, यानी जो साथियों जो सैन्य कानून होता है के दौरान संसद नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकता है। यानी जहां पर दोस्तों सैन्य कानून लागू हो जाता है, यानी मार्शल लॉ लागू हो जाता है, वहां के जो नागरिक हैं उनके मौलिक अधिकारों को क्या किया जा सकता है? सीमित किया जा सकता है। दोस्तों हमारे कितने फंडामेंटल राइट हैं, किसमें क्या लिखा हुआ है, किस अनुच्छेद में क्या है, इसको दोस्तों हम विस्तार से अलग वीडियो में भी चर्चा करेंगे, इसलिए घबराइएगा नहीं। इस वीडियो में केवल हम अनुच्छेद में क्या है इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। अनुच्छेद 39 क्या कहता है? लोक कल्याणकारी राज्य का उल्लेख इसमें किया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए किस अनुच्छेद में लोक कल्याणकारी राज्य का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 39 में। अनुच्छेद 39 माफ करिएगा 38 में। अनुच्छेद 39A में क्या लिखा गया है? निशुल्क विधिक सहायता। इसको साथियों जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायत का गठन होगा, ऐसा अनुच्छेद 40 में कहा गया है। अनुच्छेद 43B में सहकारी समितियों का उल्लेख किया गया है, जिसको दोस्तों 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा जोड़ा गया था, और इसके द्वारा भाग 9B को भी संविधान में जोड़ा गया था, याद रखिएगा। अनुच्छेद 44 में सामान्य नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की ये खूब चर्चा में है, आप सभी जानते हैं, यूसीसी यानी सामान्य नागरिक संहिता की बात कही गई है। यह गोवा राज्य में लागू है। आपसे पूछ लेंगे कि वर्तमान में बताइए किस भारत के किस राज्य में सामान्य नागरिक संहिता लागू है? तो वह है गोवा राज्य। इसमें दोस्तों क्या होता है कि विवाह हो, तलाक हो या गोद लेने संबंधी जो कानून है वह सबके लिए एक समान हो जाते हैं। अनुच्छेद 47, पोषण व लोक स्वास्थ्य की देखभाल की बात कही गई है, यानी जो राज्य होगा, ये दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत है ये अनुच्छेद आते हैं। हम इसको आगे विस्तार से भी पढ़ने वाले हैं अगले वीडियो में। दोस्तों पोषण व लोक स्वास्थ्य की जो देखभाल है वह राज्य करेगा, ऐसा भी अनुच्छेद किस में कहा गया है? अनुच्छेद 47 में कहा गया है। अनुच्छेद 48A में पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीव रक्षा की बात कही गई है, जिसको 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 50 में क्या कहा गया है? कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका एक नहीं हो सकते, इस चीज की बात कही गई है। अनुच्छेद 51, अंतरराष्ट्रीय शांति यानी भारत की विदेश नीति का वर्णन आपको कहां मिलेगा? अनुच्छेद 51 में मिलेगा। और भारत की विदेश नीति क्या है? अंतरराष्ट्रीय शांति बनी रहे। अनुच्छेद 51A क्या कहता है? दोस्तों अनुच्छेद 51A को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन द्वारा? 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया था। कब? 1976 में जोड़ा गया। और किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। इसके तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। जब जोड़ा गया था साथियों 1976 में, तब यह 10 थे, परंतु वर्तमान में कितने हैं? 11 हो चुके हैं। जो शिक्षा वाला है वह भी जोड़ दिया गया है मौलिक कर्तव्य के रूप में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 52, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी भारत का एक प्रेसिडेंस होगा। अनुच्छेद 53 क्या कहता है? कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति पर निहित होगी। अनुच्छेद 54 क्या कहता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने वाला निर्वाचक मंडल का वर्णन आपको कहां मिलेगा? अनुच्छेद 54 में मिलेगा। वहीं अनुच्छेद 55, राष्ट्रपति के निर्वाचन का क्या तरीका होगा उसके बारे में बताया गया, यानी एकल मत पद्धति द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, इसके बारे में अनुच्छेद 55 में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं।
अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन है। दोस्तों इसी तरह सीधा सीधा आपसे पूछ लेगा कि बताइए राष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है, तो अनुच्छेद 56 में मिलता है। वहीं अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन हो सकता है, इसके बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यताओं का वर्णन मिलता है। वहीं अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति बनने की क्या शर्तें हैं उनके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, इसके बारे में उल्लेखित किया गया है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, सीजेआई दिलाते हैं। कौन दोस्तों, सीजेआई दिलाते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होंगे वह राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। अनुच्छेद 61 क्या कहता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग। दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया हमने कहां से ली है, तो यूएसए से ली है, इसको भी याद रखिएगा। और इसका वर्णन अनुच्छेद 61 में है। अनुच्छेद 61 में किसका वर्णन है, राष्ट्रपति के महाभियोग का वर्णन है। अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, इस चीज को वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये क्वेश्चन परीक्षा वाला खूब घुमा फिरा के पूछता है कि बताइए किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, इसका उल्लेख मिलता है, तो अनुच्छेद 64 में। अनुच्छेद 66 में क्या मिलता है दोस्तों, इसमें उपराष्ट्रपति जो है उसके निर्वाचन संबंधी बातों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ की बात कही गई है। वहीं अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा, ऐसी बात कही गई है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से परीक्षा वाला खूब पूछता है कि बताइए राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव में यदि विवाद होता है तो उसका निपटारा कौन करेगा, तो दोस्तों हमारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का वर्णन कहां मिलता है, अनुच्छेद 72 में मिलता है। वहीं अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगा, जिसके प्रमुख कौन होंगे, प्रधानमंत्री स्वयं होंगे। अनुच्छेद 74 में यह बात लिखी गई है। वहीं अनुच्छेद 75(2) में लिखा गया है एकल मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा। दोस्तों इस चीज को ध्यान से देखिएगा, अनुच्छेद 75(2) बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। मान लीजिए कोई एक मंत्री है, वह इस्तीफा देना चाहता है। क्या करना चाहता है, इस्तीफा देना चाहता है। तो एक मंत्री जो है वह राष्ट्रपति को इस्तीफा देगा। किसको देगा, राष्ट्रपति को इस्तीफा देगा। परंतु दोस्तों यदि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से इस्तीफा देना चाहता है तो वह लोकसभा के प्रति क्या होगा, उत्तरदायी होगा। यानी लोकसभा को वह अपना, लोकसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपेंगे सामूहिक रूप से। लेकिन एकल मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होगा, राष्ट्रपति के प्रति। या सामूहिक रूप से पूरा मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, ऐसा अनुच्छेद 75(3) में लिखा है। और एकल मंत्री वाला अनुच्छेद 75(2) में लिखा है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 76 महान्यायवादी, भारत सरकार का जो सबसे बड़ा वकील है उसका वर्णन अनुच्छेद 71 यानी महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के रूप में होता है। ऑप्शन 76 माफ करिएगा, अनुच्छेद 76 महान्यायवादी से संबंधित है। वहीं अनुच्छेद 79 संसद से संबंधित है। संसद में दोस्तों कौन कौन शामिल होगा, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, ये सभी संसद के अंतर्गत आएंगे। क्वेश्चन माफ करिएगा, अनुच्छेद 80 राज्यसभा उच्च सदन होगा। वहीं अनुच्छेद 81 में लिखा गया है जो लोकसभा है वह निम्न सदन होगा। अनुच्छेद 85 क्या कहता है, संसद का सत्र आहूत और सत्रावसान प्लस विघटन की चर्चा किसमें की गई है, अनुच्छेद 85 में की गई है। वहीं अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का जो विशेष अभिभाषण है उसकी बात लिखी गई है। अनुच्छेद 93 में क्या है, लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में उल्लेखित किया गया है। वहीं अनुच्छेद 105 सांसद प्लस एमपी के जो विशेषाधिकार यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं उनके जो विशेषाधिकार हैं उनकी बात कहां की गई है, अनुच्छेद 105 में की गई है। यह परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है।
दोस्तों अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक का उल्लेख कहाँ मिलता है? अनुच्छेद 108 में। और ध्यान रखिएगा धन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं होगी। यह कहाँ है? अनुच्छेद 108 में यह बात लिखी गई है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा का इसमें उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 111 में विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति के बारे में बताया गया है। वहीं अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिसको आप बजट बोलते हैं, इस शब्द का उल्लेख संविधान में आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसकी जगह में आपको वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख मिलेगा, याद रखिएगा। अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक की बात की गई है और इसमें लिखा गया है कि संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद से पारित करवाना क्या है? अनिवार्य है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के पास अध्यादेश की शक्ति है और विधायी शक्ति है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट की संरचना, नियुक्ति, वेतन भत्ते व शपथ और पद मुक्त संबंधी जो उल्लेख मिलता है वह अनुच्छेद 124 में मिलता है। अनुच्छेद 126 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की बात लिखी गई है। वहीं अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसकी बात कहां लिखी गई है? अनुच्छेद 129 में। अभिलेख न्यायालय का दोस्तों क्या मतलब होता है? जो सुप्रीम कोर्ट का यानी माननीय सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होगा उस आदेश का पालन निम्न कोर्ट यानी हाई कोर्ट हो गया या सेशन कोर्ट हो गया, ये सभी करेंगे। इसलिए दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय कहा गया है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 129 में। अनुच्छेद 131 की बात करें, सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता की बात अनुच्छेद 131 में की गई है। केंद्र वर्सेस राज्य विवाद या राज्य वर्सेस राज्य विवाद का निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। यह बात भी कहां की गई है? अनुच्छेद 131 में की गई है। वहीं अनुच्छेद 137 में सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय का रिव्यू कर सकता है, यानी अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर सकता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट। इसकी बात कहां की गई है? अनुच्छेद 137 में की गई है। वहीं अनुच्छेद 141 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अन्य न्यायालयों में बाध्यकारी होगा, यानी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको अन्य न्यायालय मानने के लिए बाध्य होंगे, ऐसा अनुच्छेद 141 कहता है। अनुच्छेद 142 क्या कहता है? पूर्ण न्याय की बात अनुच्छेद 142 कहता है। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट कानूनी सलाह दे सकता है, ऐसा कहां मिलता है आपको? अनुच्छेद 143 में मिलता है। अनुच्छेद 148 में सीएजी का उल्लेख किया गया। किसका दोस्तों? सीएजी का, यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अकाउंट का उल्लेख कहां मिलता है? अनुच्छेद 148 में मिलता है। अनुच्छेद 153 राज्य में एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 राज्य पर कार्यपालिका शक्ति निहित हो, राज्यपाल पर जो कार्यपालिका शक्ति है वह निहित होगी। जिस प्रकार दोस्तों लोकसभा में यानी पूरे भारत में लोकसभा, पूरे भारत की जो शक्तियां हैं यानी एक प्रकार से जो भारत की शक्तियां हैं वह राष्ट्रपति पर निहित होंगी, केंद्र की जो कार्यपालिका शक्ति है वह राष्ट्रपति में निहित होंगी। उसी प्रकार राज्य में दोस्तों जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति है वह राज्यपाल पर निहित होंगी। यह अनुच्छेद 154 में बताया गया और राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में भी अनुच्छेद 154 में उल्लेखित मिलता है। राज्यपाल की शपथ का उल्लेख कहां मिलता है? 159 में अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की जो क्षमादान शक्ति है उसका उल्लेख है। ध्यान रखिएगा जो राज्यपाल है वह मृत्यु दंड और मार्शल लॉ को माफ नहीं कर सकता, इस चीज को याद रखिएगा। अनुच्छेद 163 राज्यपाल की सहायता व सलाह के लिए मंत्री परिषद होगा। जिस प्रकार केंद्र में मंत्री परिषद होगा राष्ट्रपति की सलाह के लिए, उसी प्रकार राज्यपाल की सलाह के लिए और सहायता के लिए राज्य में भी मंत्री परिषद होगा। उसी प्रकार अनुच्छेद 165 में बताया गया है कि राज्य का सबसे बड़ा वकील कौन होगा? महाअधिवक्ता होगा। दोस्तों अनुच्छेद 168 कहता है राज्यों के विधानमंडल का गठन। इसका दोस्तों राज्यों के विधानमंडल का गठन कहां मिलता है आपको? अनुच्छेद 168 में मिलता है। अनुच्छेद 169 में राज्यों में विधान परिषद का सृजन करना होगा, यह बात कहां मिलती है? अनुच्छेद 169 में मिलती है। आगे बढ़ते दोस्तों, वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो 6 राज्यों में। इसकी ट्रिक क्या है? तू भी मजा कर। क्या? तू भी मजा कर। ध्यान रखिएगा ट्रिक। इसमें कौन कौन से राज्य सम्मिलित हैं हम आपको जब विधान परिषद पढ़ाएंगे तो वहां पर आपको बताएंगे। आगे बढ़ते हैं।
170 अनुच्छेद, विधानसभा की संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 170 में मिलता है। अनुच्छेद 174 राज्य के विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन की बात कहाँ मिलती है? अनुच्छेद 174 में। वही अनुच्छेद 178 कहता है विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन होगा। अनुच्छेद 194 में एमएलए और एमएलसी के विशेषाधिकारों का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 200 में क्या मिलता है दोस्तों? विधेयक पर राज्यपाल की अनुमति की बात मिलती है। वहीं अनुच्छेद 201 में क्या मिलता है? राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक का प्रावधान है। अनुच्छेद 202 राज्यों का वार्षिक वित्तीय विवरण यानी राज्यों का जो बजट है उसकी बात अनुच्छेद 202 में की गई है। वहीं अनुच्छेद 213 राज्यपाल की अध्यादेश की शक्ति और राज्यपाल की विधायी शक्ति दोनों कहाँ मिलती हैं? अनुच्छेद 213 में मिलती हैं, याद रखिएगा। अनुच्छेद 214 हाई कोर्ट की स्थापना होगी, राज्य हाई कोर्ट की स्थापना करेगा, ऐसी बात अनुच्छेद 214 में कही गई है। अनुच्छेद 15 में कहा गया है हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, यानी जो हाई कोर्ट के फैसले होंगे उनका प्रयोग सेशन कोर्ट में किया जाएगा, ऐसी बात अनुच्छेद 215 में कही गई है। अनुच्छेद 235 कहता है कि अधीनस्थ न्यायालय पर हाई कोर्ट का क्या होगा? नियंत्रण होगा। वही अनुच्छेद 239 डबल ए क्या कहता है? यह अनुच्छेद दोस्तों दिल्ली से संबंधित है। ये 69 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है यानी संविधान संशोधन 1991 द्वारा इसको जोड़ा गया था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 241 यूटी में हाई कोर्ट होगा, यानी जो यूटी बोले तो केंद्र शासित प्रदेश, यहां पर हाई कोर्ट होगा, इसकी बात कहां कही गई है? अनुच्छेद 241 में कही गई है। अनुच्छेद 243 से ग्राम सभा का गठन से संबंधित है। वहीं अनुच्छेद 243 जी ग्राम पंचायत की शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 243 आई राज्य वित्त आयोग से संबंधित है। वहीं अनुच्छेद 243 के राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 243 क्यू नगर पालिका के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 243 वाई राज्य वित्त आयोग नगर पालिका से संबंधित है। अनुच्छेद 243 जेड ए नगर पालिकाओं के निर्वाचन यानी राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 243 जेड डी जिला योजना से संबंधित है। अनुच्छेद 246 संसद तथा राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विषय वस्तु से संबंधित है। वहीं अनुच्छेद 246 ए जीएसटी से संबंध में जो विशेष उपबंध है उसका वर्णन 246 ए में मिलता है। अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय में राष्ट्रीय हित के लिए विधि नियम बनाने की शक्ति किसके पास होगी? संसद के पास होगी। दोस्तों अनुच्छेद 254 कहता है संसद द्वारा बनाए गए नियमों, राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों में असंगति होने पर संसद का नियम जो है वह प्रभावी होगा। मतलब दोस्तों यदि राज्य विधानमंडल कोई नियम बनाता है और संसद कोई नियम बनाती है और राज्य विधानमंडल के जो बनाए गए नियम है उसमें कुछ असंगति पाई जाती है तो जो संसद द्वारा बनाए गए नियम है वह प्रभावशाली होगा। अनुच्छेद 262 क्या कहता है? अंतरराज्यीय नदियों के जल संबंधी विवादों का जो न्याय है वह अनुच्छेद 262 से संबंधित है। अनुच्छेद 263 अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध से संबंधित है। अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों की संचित निधि और लोक लेखा से संबंधित है। अनुच्छेद 267 में राज्य की आकस्मिक निधि का वर्णन मिलता है। वहीं अनुच्छेद 79 ए में माल व सेवा कर परिषद यानी जीएसटी काउंसिल के संबंध में कहा गया है। किसमें? अनुच्छेद 279 ए में कहा गया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। दोस्तों 280 अनुच्छेद कहता है केंद्रीय वित्त आयोग के बारे में। अनुच्छेद 300 ए संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार होगा। इसको दोस्तों पहले यह फंडामेंटल राइट था संपत्ति का अधिकार, बाद में इसको विधिक अधिकार बनाया गया और अनुच्छेद 300 ए में रखा गया। 312 अनुच्छेद में वर्णन मिलता है ऑल इंडिया सर्विस का, यानी जो आईएएस आईपीएस और आईएफएस होते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इन सभी का वर्णन कहाँ मिलता है? अनुच्छेद 312 में मिलता है। अनुच्छेद 315
यूपीएससी से संबंधित है। अनुच्छेद 323A CAT यानी प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है, कैट से संबंधित है। अनुच्छेद 323B अन्य प्राधिकरण से संबंधित है। अनुच्छेद 324 केंद्रीय निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 330 SC ST समुदाय का लोकसभा सीटों में आरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 331 एंग्लो इंडियन के आरक्षण से संबंधित है, यानी एंग्लो इंडियन के जो पद होंगे उनसे संबंधित है। और 104वां जो संविधान संशोधन किया गया उस संशोधन से एंग्लो इंडियन के जो पद हैं उनको समाप्त कर दिया गया, याद रखिएगा। अनुच्छेद 332 SC ST का विधानसभा में आरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 338 NCSC यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में उल्लेख अनुच्छेद 338 में मिलता है। अनुच्छेद 338A में NCST यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बात कही गई है। अनुच्छेद 343 में संघ की राज्य भाषा का उल्लेख है। अनुच्छेद 344 में राजभाषा आयोग का उल्लेख है। और अनुच्छेद 350A मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होगी, यह बात अनुच्छेद 350A में कही गई है। अनुच्छेद 350A में हिंदी का विकास से संबंधित है। दोस्तों याद रखिएगा, यह अनुच्छेद 350A में एक बात हिंदी के प्रचार प्रसार की बात भी कही गई है, यानी दो बातें कही गई हैं, याद रखिएगा। जो प्राथमिक शिक्षा है वह मातृभाषा में होगी। इसको दोस्तों हाल ही में जोड़ा गया है। क्या? हाल ही में इसको जोड़ा गया है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल की बात कही गई है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। और अनुच्छेद 359 में राष्ट्रपति आपातकाल के समय मूल अधिकारों का निलंबन कर राष्ट्रीय आपातकाल के समय दोस्तों जो मूल अधिकार हैं उनका क्या हो जाएगा? निलंबन हो जाएगा, सिवाय 2 अनुच्छेद को छोड़कर। 20 और 21 अनुच्छेद का निलंबन नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है। वहीं अनुच्छेद 361 में राष्ट्रपति व राज्यपाल के विशेषाधिकारों का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित है, जो दोस्तों समाप्त कर दिया गया है, आप सभी जानते हैं। अनुच्छेद 393 भारत का संविधान के बारे में लिखा गया है। और वहीं अनुच्छेद 354 में कहा गया है 26 नवंबर 1946 से 16 अनुच्छेद लागू हो जाएंगे। दोस्तों ये आपके लिए होमवर्क है। नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार संसद के पास होगा, किस अनुच्छेद से संबंधित है? इसका आंसर दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दोस्तों आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद साथियों।